नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ मिलिट्री के माध्यम से देश की सेवा की, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी भारत माता की सेवा की। साथ ही साथ समाज और राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार छपरा के विकास के लिए काम कर रहे हैं और राजनीति में जन सुराज में जुड़े हुए हैं। जन सुराज के नेता हैं और 118 छपरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं। हमारे साथ हैं पूर्व आईजी और मिलिट्री के अधिकारी रह चुके जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जयप्रकाश जी, आगे की बात करेंगे कि छपरा के बारे में आपके क्या एक्शन प्लान है, क्या विजन है, उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हाल ही में दो बंद हुए हैं। एक तो महागठबंधन वोटर अधिकार रैली हुई है, जिसमें राहुल गांधी, बड़े शीर्ष के नेता कांग्रेस के तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आए। पूरा छपरा ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, बहुत भीड़ हुई। और फिर कल एक बंद देखने को मिला। पार्टी जो एनडीए है, सरकारी पार्टी जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार के दल में है, तो इन लोगों ने बंद रखा, लेकिन 12 बजे तक कहीं बंद रखा। मेरा सवाल आपसे है, चूंकि आप लोग राजनीतिक नई पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, ये बंद की राजनीति कब खत्म होगी? क्योंकि बंद से हम देखते हैं कि आम आदमी को तो कोई फायदा है नहीं, तो ये राजनीति कब खत्म होगी? कुछ भी हुआ, मतलब किसी ने किसी को कुछ बोल दिया या हमको प्रदर्शन करना है तो हमेशा बंद, आम आदमी हॉस्पिटल नहीं जा पाया, आम आदमी अपने रोजगार के काम में नहीं। ये राजनीति कब खत्म होगी? इस पे आपका क्या विचार है, क्या टिप्पणी है? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आम आदमी के हितों से न एनडीए को मतलब है न महागठबंधन को मतलब है। उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अब उदाहरण के तौर पर जब जो अधिकार रैली हुई है, तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, विचाराधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगा। उस पर आपको अधिकार यात्रा रैली निकालने की क्या जरूरत है? आप पूरा सिस्टम को, पूरा बिहार को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो महागठबंधन है, जो जंगल राज का प्रतीक बन गया है, तो लोग जंगल राज के डर से उनको वोट न देंगे, इस मुद्दे को भटकाने के लिए अधिकार यात्रा की बात हो रही है। उसी तरह से अगर एनडीए को देखा जाए, तो तथाकथित डबल इंजन की जो इनकी सरकार है, इस सरकार में रहने के बावजूद छपरा की क्या जो दुर्व्यवस्था है, क्या दुर्गति है, आप इससे वाकिफ हैं। पूरा छपरा एक बारिश में एक नाला में तब्दील हो जाता है। और पूरे बिहार को भी अगर देखा जाए, तो आज नीति आयोग के ही तमाम मानदंडों के आधार पर बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार में अशिक्षा है, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, बिहार में बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का पलायन है। ये रुकने का नाम नहीं लेता। इन सारे मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, जवाब देना चाहिए था। एनडीए की सरकार है, 2-3 साल बीच में निकाल दीजिए, तो पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में। बिहार की जनता को उनको अपना देना चाहिए था रिपोर्ट कार्ड कि हमने क्या किया। उनको बताना चाहिए कि क्यों बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार की जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए। ये न करके और मुद्दा भटका रहे हैं। किसी की माता का अपमान बहुत ही निंदनीय है, गलत बात है, और उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। जब आपकी सरकार है, पटना से लेकर और दिल्ली तक आपकी सरकार है, आपके पास स्टेट पुलिस से लेकर और ईडी सीबीआई सारा कुछ है, उस पर कार्रवाई करिए ना। कौन रोक रहा है? कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके नाम पर आप पूरे बिहार को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, नागरिक जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। क्या जिन लड़कियों का स्कूल छूटा वो महिला नहीं है? क्या जिन माताओं बहनों को अस्पताल जाने से दिक्कत हुई, वो आदरणीय नहीं है? ये भाजपा, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की माता के अपमान को एक राजनीतिक मुद्दा बना के बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और कोई भी पार्टी इस तरह का काम करे, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, जो मूल मुद्दे हैं, चुनाव तो मूल मुद्दे पे होना चाहिए ना। आज चुनाव का विषय होना चाहिए कि कब तक गरीबी हटेगी। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने। गरीबी तो हटी नहीं, गरीब और गरीब बन गए। नेता लोग की तो गरीबी दूर हो गई हैं?
नेताओं की तो गरीबी दूर हो गई। चलिए, ये एक दूसरा ही डिबेट का प्रश्न है। जब राजनीतिक पार्टियां वंश देखकर जब टिकट देती हैं तो वो तो दिन प्रतिदिन अमीर होते ही जाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने तो कहा है कि बिहार की राजनीति 500,000 राजनीतिक परिवारों तक ही सीमित है, तो वो कैसे गरीब होंगे। आप देख लीजिए, गरीब परिवार का भी आदमी जो नेता है वो चलता है हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से चलता है, और आम आदमी की क्या वहां दुर्गति है। क्या 15 साल राजद की सरकार रही है यहाँ पर, लालू प्रसाद जी को इलाज कराने सिंगापुर जाने की क्या जरूरत थी? अगर पटना में स्वास्थ्य की सुविधा बढ़िया होती तो अपने तो आप सिंगापुर चले जा रहे हो। आम आदमी के लिए यहाँ से छपरा से पटना जाने के लिए डीएमयू भी नहीं है। इसी देश में एक जगह बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात चल रही है, 1 लाख करोड़ का लोन लिया गया है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, और छपरा से पटना जाने के लिए डीएमयू नहीं है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ तो पहले से ही उद्योग बंद है, धंधा बंद है, प्रॉपर बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है हाई क्वालिटी की, सब कुछ तो बंद है। तो इसमें ये बंद कर देना, और ये बंद की राजनीति कब खत्म होगी जो बिहार को पीछे ले जा रहा है कि हर चीज में बंद कर दो, ये कैसे खत्म होगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि इस पर कुछ कानून बनाने की जरूरत है कि कोई भी इस तरह की बात होती है उस पर कानून अपना काम करे, न्यायिक प्रक्रिया है उस पर काम करे। ये बंद की राजनीति खत्म होनी चाहिए और सारे पार्टियों को मिलकर इस पर कानून बनाना चाहिए। अभी हाल ही में कल परसों नीतीश कुमार जी आए थे, शायद कल ही आए थे, मढ़ौरा गए थे। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, पचरुखी गए थे सीवान में, वहां का भी चीनी मिल बंद है, मढ़ौरा का तो बंद ही है। तो ये लोग जाते हैं, आप देखिए धृष्टता देखिए कि जाते हैं उस जगह पर जहां का कारखाना बंद हुआ पड़ा है, वहां पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। वहां के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मढ़ौरा चीनी मिल बंद हुआ, कब शुरू होगा, क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक? उसकी तो चर्चा ही नहीं है कहीं राजनीति में। अब बस लोगों को जाति धर्म और संप्रदाय पर गुमराह कर दीजिए और ये कहते रहिए कि भाई 2005 से पहले कुछ था जी। जदयू तो एनडीए कह रहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, 1100 पेंशन, अब विपक्ष को हमने दे दिया टेंशन। ये सब जो है चुनावी रेवड़ियां हैं। उनको भी पता है कि 2 महीने में हमारी सरकार जाने वाली है, तो 2 महीना हम ये रिलीफ दे देते हैं और लोग भोले भाले आम आदमी होता ही है, तो उनको लगेगा कि हमको ये फायदा दिया। प्रश्न ये है कि ये सुविधाएं आपने पहले क्यों नहीं दिया, चुनाव की आहट होने पर ही क्यों दिया? 400 पेंशन को बढ़ा के आपने 1100 किया, ये तो जन स्वराज के दबाव में किया आपने। उसी तरह से बिजली फ्री कर रहे हैं आप, कल को आप नशाबंदी भी उठा दीजिएगा, क्योंकि जन स्वराज ने इस मुद्दे को उठाया है। तो जो कुछ भी पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है वो जन स्वराज के दबाव में मिल रहा है। उनको पता है कि जन स्वराज की तरफ लोग चल पड़े हैं और हमारी इन रेवड़ियों पर अब लोगों को विश्वास होने वाला नहीं है, फिर भी अंतिम प्रयास कर रही है सरकार। जयप्रकाश जी, आप एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है, जैसे आपके आनंद मिश्रा जन स्वराज में आए, फिर भाग के भाजपा में चले गए, पूर्व आईपीएस। आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, आप भी बड़ी पार्टियों में ज्वाइन कर सकते थे जो सरकार में है, जन स्वराज ही क्यों, जन स्वराज को आपने क्यों चुना? देखिए, मेरे लिए नौकरी छोड़ के आना, सत्ता में आने के लिए एक कोई प्लेटफॉर्म ढूंढने की बात नहीं थी। मैं कायदे से 2027 तक सर्विस करता, और अगर राजनीति में आना भी था तो उसके बाद 29 में चुनाव होना था, मैं लड़ सकता था। मैं तो हाईएस्ट पोस्ट पे था, मुझे अगला प्रमोशन भी मिल सकता था, और रिटायरमेंट के बाद सरकार और भी असाइनमेंट दे सकती है, वो सब मिल सकता था। लेकिन मैंने देखा कि जन स्वराज के रूप में एक ऐसी पार्टी आई है जो बिहार को विकसित करने की बात कर रही है। अन्य पार्टियां जाति धर्म संप्रदाय की बात करती हैं, ये पार्टी बुनियादी जो मुद्दे हैं यहाँ पर, गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, इसकी बात कर रही है। और प्रशांत किशोर जी की आंखों में मैंने वो स्वप्न देखा कि वो बिहार को जेन्युइनली विकसित करना चाहते हैं, अदरवाइज वो भी 5 स्टार लाइफ जी सकते थे। तो मुझे लगा कि चंपारण से शुरू हुई यात्रा में मुझे कहीं ना कहीं गांधी जी की दांडी मार्च की झलक आई, और मुझे लगा कि ये यात्रा सारण से गुजर रही है, तो मैं भी सारण का हूँ, नाम मेरे भी पूर्वजों ने जयप्रकाश रखा है, तो क्यों न सारण भी अपने हिस्से का कुछ त्याग करे।
और मैं सोचा कि मैं त्याग करके आऊं। जयप्रकाश नारायण ने भी एक बार त्याग किया था गांधी जी के आह्वान पर, इसलिए मैंने भी अपने शेयर का त्याग करना जरूरी समझा प्रशांत जी के आह्वान पर। लगातार कई सालों से, मतलब जन स्वराज तो है ही, जब से अभियान चल रहा है लगातार कई हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हर क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं। सवाल ये है कि जन स्वराज प्रशांत किशोर ने एक समान नीति बनाई है पूरे बिहार के लिए। 5 जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, लोन मिलेगा, ये सब चीज मिलेगा। ये सब चीजें तो हैं, ये तो जन स्वराज करेगा अगर सत्ता में आती है। आपके पास छपरा को लेकर क्या प्लान है? अब मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि पिछले 40-50 साल में छपरा को क्या मिला? आप तो बड़े बड़े शहरों में रहे हैं, आप उच्च अधिकारी रहे हैं, आप वहां के हालात देख रहे हैं, वहां के लाइफ को देख रहे हैं, लोग किस तरह से रह रहे हैं, लोगों का जीवन कितना खुश है। तो इन सब इंडेक्स पे अगर देखा जाए, हैप्पीनेस के इंडेक्स पे देखा जाए, पब्लिक जो सेवा की सुविधाएं हैं उनके इंडेक्स पे देखा जाए, छपरा कहाँ स्थित है? और छपरा के लिए आपका रोड मैप क्या है? आपको मौका मिलेगा तो छपरा के लिए उन सब चीजों में सुधार करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, बाहर से आने पे लगता है कि किस बदहाल स्थिति में छपरा अभी भी पड़ा हुआ है। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं, और इस अमृत काल में ये नारकीय जीवन है छपरा में। बिहार का सबसे गंदा शहर, संभवतः भारत का भी सबसे गंदा शहर में शुमार है हमारा छपरा। ये बहुत पीड़ादायक बात है। लेकिन तो पुरस्कार लेके आ रहे हैं कि बहुत साफ कर दिए हैं। क्या साफ करेंगे? आप देखिए ना, एक बारिश में छपरा की क्या दुर्दशा हो जाती है। अगर इंद्र भगवान कृपा ना करें और 2-3 बारिश लगातार हो जाए तो म्युनिसिपैलिटी चौक पे नाव चलने लगेगी। म्युनिसिपैलिटी चौक से थाना चौक के बीच में नाव से चलना पड़ेगा। ये स्थिति है। आपने देखा था गंगा जी का पानी तो आ ही गया था म्युनिसिपैलिटी चौक तक। तो ये छपरा की स्थिति है। जल भराव भी है, गंदगी भी है, उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन है, विधि व्यवस्था की स्थिति आप देख ही रहे हैं, अनेक समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बहुत ही करप्शन है। और छपरा में नगर निगम जो है वो करप्शन का केंद्र बिंदु बन गया है। तो जहां तक रोड मैप की बात है, जो अगर मुझे मौका मिला तो मैंने एक एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है छपरा के लिए। सबसे पहले तो नगर निगम की ही सफाई जरूरी है। छपरा की सफाई हो उससे पहले नगर निगम की सफाई जरूरी है। मैं तमाम लोगों से बातचीत करने के आधार पर मैं भी लिस्ट बना रहा हूं अपना कि नगर निगम में कौन कौन से कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट है, तो पहले तो उनकी सफाई करूंगा। नगर निगम की जब सफाई हो जाएगी तो शहर की सफाई का काम शुरू होगा। शहर की सफाई के लिए 2-3 चीजें मूलभूत रूप से आवश्यक है। पहले तो जो खनुआ नाला का जो प्रपोजल है और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है उसको त्वरित कार्रवाई करके पूरा करने का, तो उसको उसके कार्यान्वयन में जो भी कोई दिक्कत है उसको ठीक करना और वो चीज सही करना। इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना पड़ेगा। शहर में आबादी बढ़ी है, शहर का विस्तार भी हुआ है जहां तहां, तो हमको एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर ये देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए कि जल भराव जो है शहर में नहीं हो। खनुआ नाला से जोड़ने का या ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है पानी के डिस्चार्ज से पहले गंगा जी में, जिससे कि प्रदूषण भी ना हो, तो वो सारा करना जरूरी है। बिसाइड्स दैट, जो वर्तमान में सफाई एजेंसी है, मुझे सुनने में आया है कि 2 साल पहले तक 40 लाख में जो ठेका था उसको बढ़ा के 1,20,00,000 से ज्यादा कर दिया गया है। जब सफाई एजेंसी का जो खर्च है 3 गुना बढ़ गया है तो सफाई भी 3 गुना बेहतर होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि सफाई यथावत है या उससे भी खराब हुई है, तो इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। जिन लोगों ने इसको बढ़ाया है उस पर भी जांच होने की जरूरत है कि ये पैसा जा कहां रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सफाई एजेंसी को के माध्यम से पैसा साइफन हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। और बंदरबाट हो रहा है। तो सबसे पहले मेरी एक्शन प्लान में तो है नगर निगम और नगर निगम के एजेंसी और जिन लोगों को इसका लाभ जा रहा है, अनड्यू लाभ जो लोग ले रहे हैं, उनकी शिनाख्त करना, जांच होगी इस पर, और जरूरत पड़ा तो समीक्षा करके सफाई एजेंसी बदलेंगे
और जिससे कि नगर निगम अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर दे। इससे जलभराव भी खत्म होगा और सफाई भी शहर का होगा। इसके अलावा आ जाइए तो शहर में जैसे पार्क है, एक ही पार्क है, बड़ा शहर है, इसमें कई पार्क की जरूरत है, इसमें मल्टी लेयर्ड पार्किंग की जरूरत है। आप देखिए कि सड़कें पतली पतली, गाड़ियां बड़ी हो गई हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। तो पटना में अगर बन सकता है मल्टी लेयर पार्किंग, तो छपरा में क्यों नहीं बन सकता है? तो ये सारी चीजें अगर हो जाएगी तो शहर में जलभराव नहीं होगा, साफ सफाई होगा और 2-3 और पार्क बन जाएंगे तो शहर का सुंदरीकरण भी होगा। पार्क में ओपन जिम बने, लोग व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, तो ये सब चीज हमारी प्राथमिकता में है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए तो जो शहर में जो तमाम 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है उनका। 4 लेन पर अच्छा काम में प्रगति है, लेकिन आप देखिए कि जो डबल डेकर बन रहा है उसके काम में स्लो मोशन में चल रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है। और उसके साथ साथ उसकी वजह से हजारों लोग, दुकानदार जो हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं, विस्थापित हुए हैं। तो ये भी देखने की बात होगी कि क्या ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। सो मैं कोशिश करूंगा कि जिन जिन लोगों का हित प्रभावित हुआ है, जिन लोग विस्थापित हुए हैं, उनके लिए क्या हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। तो अगर शहर का हमारा विस्तार होता है तो कोई दूसरे जगह पर भी उनको दिया जा सकता है, या डबल डेकर बनने के बाद क्या उनको हम लोग वो जगह मुहैया करा पाएंगे, तो वो मेरे दिमाग में है। इसके बाद रिवर फ्रंट पे जो सैंक्शन हुआ है, पास हुआ है, उस पर भी काम त्वरित हो जाए और पूरा हो जाए तो शहर का जो है डीकंजेशन दूर हो जाएगा। उधर 4 लेन, इधर डबल डेकर और उधर जो रिवर फ्रंट है, ये काम हो जाएगा तो शहर का जो है डीकंजेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ शहर का विस्तारीकरण बहुत जरूरी है। छपरा घनी आबादी का शहर है, पतली पतली गलियां हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन शहर का विस्तार नहीं हो रहा है। तो नगर निगम का जो सीमा क्षेत्र है उसका विस्तारीकरण बहुत जरूरी है। हम इसको आगे डोरीगंज तक और इधर रिविलगंज तक ले जा सकते हैं। अगर उत्तर में जाया जाए तो नैनी तक ले जाया जा सकता है। सारे क्षेत्र को नोटिफाई करके नगर निगम में अगर लाया जाए और नई नई कॉलोनीज बनाई जाए, स्कूल बने, उधर अस्पताल बने, जेल को शिफ्ट कर दिया जाए, बस अड्डा को शिफ्ट कर दिया जाए, ये सब तमाम चीजें जब होगी तो शहर का विस्तार भी होगा। मेन मेट्रो सिटी के कॉन्सेप्ट, मेन शहर में फुटफॉल कम होगा, फुटफॉल कम होगा तो गंदगी कम होगी, तो शहर की सफाई इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो शहर को एक नया रूप देगा। भाई दिल्ली से सटा हुआ इतना बढ़िया नोएडा बन सकता है, नोएडा से सटा ग्रेटर नोएडा बन सकता है, लखनऊ में गोमती नगर बन सकता है, पटना में न्यू पटना का कॉन्सेप्ट आ रहा है, छपरा में नया छपरा का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे हमारे बगल में नैनी में द्वारकाधीश मंदिर है, रिविलगंज में टूरिस्ट स्पॉट, रिविलगंज में गौतम ऋषि स्थान है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक जगह है। इसको अगर बढ़िया से डेवलप किया जाए तो अब द्वारकाधीश मंदिर जाना कितना आसान है। 4 लेन पकड़िए और सीधे चले जाइए, स्टेशन से इधर उतरिए, चले जाइए। उसको डेवलप कर दिया जाए, वहां पर पोखरा आ जाए, वहां लाइब्रेरी आ जाए, वहां पर गेस्ट हाउस बन जाए, तो लोग आते जाते स्टेशन पर 2-3 घंटा वहां से आराम से बिता सकते हैं। ट्रेन लेट हो तो पहले आए तो अपना बिता सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारे दिमाग में है कि गौतम ऋषि स्थान को डेवलप किया जाए, द्वारकाधीश मंदिर को डेवलप किया जाए। तो मेट करने का प्लान है। न्यू छपरा, एक नया शब्द आईजी साहब ने दिया है कि न्यू छपरा भी बनाया जाए, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाए। छपरा में ओवरलोड हो रहा है, उस ओवरलोड को कंट्रीब्यूट किया जाए, उसे तोड़ा जाए। अगल बगल के जो शहर हैं जैसे रिविलगंज है या और भी शहर हैं, उनको डेवलप करने का प्रयास किया जाए ताकि छपरा पे लोड कम हो। छपरा की जो वर्तमान राजनीति है, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल आते हैं, छपरा की जो वर्तमान राजनीति है भाजपा की, राजद की, वो किस चीज पे चल रही, मतलब किस चीज के बेसिस पे चल रही है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, पुरानी बातें हो रही हैं, घिसी पिटी बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप देखें पिछले 30-35 साल की राजनीति को मैं देख रहा हूँ, 90 से तो देख ही रहा हूँ जब राजद आया था, और अभी 2025 चल रहा है, तो 35 साल की राजनीति को मैं देख रहा हूँ। तो जाति और धर्म के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है।
और ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव जी नई पीढ़ी के हैं, ऊर्जावान हैं, कुछ नई और सकारात्मक सोच के साथ आएंगे, लेकिन वो भी वही लाठी में तेल पिलाने की बात करते हैं, खैनी में चूना की बात करते हैं कि ये बिहार है, खैनी में हम लोग चूना भी रगड़ देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। और भाजपा धर्म और संप्रदाय की बात करती है। तो मिला जुला के इन लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लोगों से वोट लेने की आदत बन गई है और सोचते हैं कि लोग इतने भोले हैं कि इसी में उलझ के हमें वोट दे देते हैं, हमारी सरकार बन जाती है तो विकास करने की जरूरत नहीं है। पिछले 35 साल में अगर 5 साल छोड़ दीजिए नीतीश कुमार जी का 2005 से 2010 तक, तो विकास हुआ ही नहीं है। और यही वजह है कि तमाम दावों के बावजूद, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन के बावजूद हम लोग पिछड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो गुजरात में कौन सा डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन गुजरात तरक्की किया कि नहीं किया? गुजरात तरक्की किया। और आज हमारे बिहार में 17 साल से डबल इंजन की सरकार है और बिहार अंतिम पायदान पे है विकास के। ये तो बिहार की बात हो गई। छपरा में सीएन गुप्ता है 15 साल से। हाल ही में एक वीडियो चल रहा था उनका कि उनसे चला नहीं जा रहा है, मतलब उन्हें सहारा देकर चलाना पड़ रहा है। वहीं राजद के जो नेता हैं सब वो उनका लगता है कि मेरा माई समीकरण फिक्स है, उसी वोट से हम जीत जाएंगे। भाजपा को लगता है कि मतलब किसी कास्ट से, मतलब बनिया वैसे समुदाय का वोट मिल जाएगा भाजपा को तो वो जीत जाएगा। तो ये जो पार्टियां हैं जो छपरा में है वो अपना समीकरण फिट करके बैठी हैं कि इस समीकरण पे हम काम करेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा और हम जीत जाएंगे। क्या ये समीकरण जनसुराज तोड़ पाएगा? देखिए, चाहे राजद हो या भाजपा हो या नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, ये लोग हमेशा समीकरण की ही बात करते हैं। और नीतीश कुमार जी तो पिछले 20 साल से समीकरण के आधार पर ही फ्रॉग जंपिंग करते हैं। आज इसके गोद में, कल उसके गोद में, आज जिसके गोद में बैठते हैं उसको भी डराते रहते हैं कि कूद जाएंगे, आज फिर जिसके गोद में कूदते हैं उसको डराते रहते हैं कि फिर वापस कूद जाएंगे। तो इसी तरह के लोग समीकरण की बात करते हैं। बिहार की जनता इस समीकरण से उब गई है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और चाहती है कि जो विकास की बात करे, सोशल वेलफेयर की बात करे। तो आप देखिए प्रशांत जी जो 5 गारंटीज लाए हैं, ये सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है जिसमें परिवार के बड़े बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक, बच्चों तक और हर किसान परिवार को करीब करीब 20,000 रुपए प्रति माह के लाभ की गारंटी दी गई है। आपको लगता है ये समीकरण टूट जाएगा इस बार? चुका है। आप देखिए कि आप राजद की अभी अधिकार रैली हुई थी तो सब लाठी लेके और वो लोग पहुंचे हुए थे, एक खास वर्ग के लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन अगर आप देखिए जनसुराज की रैली तो स्त्री, पुरुष, नौजवान, वृद्ध और हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग पहुंचे हुए थे। तो इससे साबित होता है कि पहली बार बिहार में जाति और धर्म का बंधन टूट गया है और इसलिए परिवर्तन अवश्यंभावी है। तो परिवर्तन अवश्यंभावी है। जात के बंधन टूटेंगे, जनसुराज आएगा, विकास की बात हो रही है, एक खास जाति या वर्ग की बात नहीं हो रही है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं जिनसे बिहार को डेवलप किया जा सकता है। जनसुराज इस बार निश्चित रूप से नवंबर में सरकार बना रहा है, परिवर्तन ला रहा है, ऐसा कहना है पूर्व आईजी अधिकारी, मिलिट्री अधिकारी जयप्रकाश सिंह जी का, जो कि जनसुराज के नेता हैं और 118 छपरा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा से जुड़ने के लिए या सहयोग करने के लिए 88-104-15-313 पे कॉल या व्हाट्सएप करते हैं। लगातार हमारे मुहिम को समर्थन कीजिए। एक बेहतर छपरा को बनाने के लिए और जनहित के मुद्दों को आगे उठाने के लिए आपका सहयोग और प्यार जरूरी है। धन्यवाद।